नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल के एक बड़े एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नर्सिंग काउंसिल ने सूबे के 90 से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता एक झटके में रद्द कर दी, जिसके बाद उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है, उसके पीछे की वजह नियम कायदे बताए जा रहे हैं। कहा गया है कि जरूरी मापदंडों को पूरा नहीं करने पर मध्य प्रदेश के 93 यानी 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये नर्सिंग कॉलेज जरूरी मापदंडों को पूरा ही नहीं कर रहे थे, तो फिर इन्हें पहले मान्यता मिल कैसे गई? क्या सूबे में शिक्षा माफियाओं का मायाजाल फैला हुआ है, जो शिक्षा अधिकारियों और माननीयों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर मान्यता लेकर कॉलेज चला रहे हैं? हालांकि कई कॉलेज संचालकों का कहना है कि वो नियमों के मुताबिक संस्थान चला रहे हैं, बावजूद इसके मान्यता खत्म कर दी गई। अगर वाकई ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। सवाल ये भी है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा? सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी? क्या छात्रों को अधर में छोड़ दिया जाएगा? वहीं शिक्षा माफिया का बोलबाला आखिर कब तक रहेगा? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे मान्यता का मर्ज। तो मध्य प्रदेश विधि छात्र संघ के अध्यक्ष विशाल बघेल ने इस साल 11 जनवरी को एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कुछ कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ कई कॉलेज के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज चलाने का आरोप लगाया गया। बघेल और उनकी वकील आलोक बगरेचा और दीपक तिवारी ने इन संस्थानों की दयनीय स्थिति की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। विशाल बघेल ने बताया कि 10 मई को उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से सूबे के 453 कॉलेज का विवरण दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ मांगा था, लेकिन इनमें से 93 कॉलेज MPNC द्वारा जारी नोटिस का उत्तर देने में विफल रहे। इसके बाद इन कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई, मगर अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का क्या कसूर है? उनके भविष्य का क्या होगा? क्या मध्य प्रदेश सरकार और नर्सिंग काउंसिल छात्रों का भविष्य बचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाएगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में नर्सिंग काउंसिल के एक्शन से मचा हड़कंप। एक साथ 93 कॉलेजों की मान्यता रद्द। नियमों से चलने वाले संस्थानों पर भी गिरी गाज। बड़ा सवाल, हजारों छात्रों के भविष्य से क्यों हो रहा खिलवाड़? सूबे में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े से करीब 11,000 छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ दिन पहले सुनवाई करते हुए नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को सस्पेंड कर काउंसिल में प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उप संचालक डॉक्टर योगेश शर्मा को नर्सिंग काउंसिल में प्रशासक नियुक्त किया। साथ ही 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई। इसमें इंदौर के सबसे ज्यादा 16 नर्सिंग कॉलेज हैं, जबकि राजधानी भोपाल के 8, जबलपुर और बड़वानी के 7 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। वहीं धार के 4, छतरपुर और सतना के 4, रीवा, विदिशा, बालाघाट, अशोकनगर और टीकमगढ़ के 3 नर्सिंग कॉलेजों पर गाज गिरी है। इसके अलावा उज्जैन, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, दमोह, हरदा, खंडवा, सिवनी, उमरिया में भी संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। 94 नर्सिंग कॉलेज ऐसे थे जिनको 2020-21 के बाद 21-22 में उनको रिन्यू नहीं किया गया। इसके अलावा नए 93 नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट पेश की गई है, जिनकी मान्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके द्वारा कारण यह बताया गया है कि उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नोटिस का जवाब नहीं दिया था। बड़े एक्शन के बाद कॉलेजों के संचालकों ने नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि नियमों को ताक पर रखकर नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले कई शिक्षा माफियाओं को बचाने के लिए उनकी सूची हाई कोर्ट में दी ही नहीं गई, जबकि जो कॉलेज सभी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर दी गई।
93 कॉलेजेस में ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने मेल का जवाब समय पे दे दिया था, ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनको मेल प्राप्त ही नहीं हुआ है। अयोग्य रजिस्ट्रार ने एक गलत कदम उठा के गलत लिस्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। बता दें कि नर्सिंग काउंसिल ने लिस्ट में शामिल सभी कॉलेज संचालकों को ईमेल के जरिए दस्तावेज वेरीफाई करवाने के निर्देश दिए थे। इसमें मेल नहीं देख पाने और समय से दस्तावेज जमा नहीं करने का हवाला देते हुए कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई। आपको ये जानकारी भी दे दें कि जब कॉलेज मान्यता के लिए फॉर्म भरे गए थे तब ऑनलाइन पोर्टल में सभी दस्तावेज जमा करने के बाद ही काउंसिल ने मान्यता दी थी। लेकिन अब नर्सिंग काउंसिल ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए 93 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। क्योंकि हमसे 4 बार डाटा लिया गया है और 2018 से अभी तक टिल डेट तक कम से कम हम 10 बार वो डाटा दे चुके हैं। रजिस्ट्रार के पास अभी भी डाटा है, तब भी डाटा था और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हमको धक्का दे दिया। अगर उनको डाउट था तो एक कॉल करते, हम अपने डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में उपस्थित हो जाते काउंसिल में, और जिस सत्र का चल रहा उसका तो वो निलंबित कर ही नहीं सकती क्योंकि वो बच्चों का एनरोलमेंट हो गया। आने वाले सत्र में वो रोक सकती है, उनको नियम ही नहीं मालूम है पूरे सब करने के लिए। 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ऐसे में अब छात्र संगठन भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के जवाहर चौक स्थित नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर में NSUI के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भारी हंगामा करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। कि इनके द्वारा न तो मेल किया गया कॉलेजों को, न ही कोई सूचना दिया गया, न कोई ऑफिशियल इनके वेबसाइट में पत्र डाला गया। और जो हाई कोर्ट जबलपुर में केस चल रहा था, एक्चुअली वहाँ पे फैकल्टी डुप्लीकेसी या कुछ गड़बड़ कॉलेज की सूची भेजी गई थी जिसमें 54 कॉलेजों पे कार्रवाई की सुनिश्चित किया गया था, लेकिन इसने उन 54 कॉलेजों को बचाते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया सुनीता साजू ने, और 93 कॉलेजों की फर्जी लिस्ट सबमिट कर दी। जो निर्दोष कॉलेज थे उनकी सूची सबमिट किया। नियमों का हवाला देकर 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता तो रद्द कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा। इसे लेकर नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने क्या सोचा है? क्या मान्यता रद्द होने के बाद कॉलेज छात्रों को फीस लौटाएंगे? अधर में पड़े छात्रों का भविष्य फिर कैसे उज्जवल होगा? सवाल ये भी है कि सरकार की सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश में शिक्षा के सौदागर कैसे फल फूल रहे हैं? कैसे मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों को मान्यता देकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने दिया जाता है? जनता अब इसका जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मान्यता का मर्ज जनता मांगे जवाब में आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं। बोंद्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता ब्रिजभूषण नाथ जी हैं, आपका भी स्वागत है नाथ साहब। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका भी इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल साहब, आपका भी स्वागत है। और कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज भोपाल की प्रिंसिपल डॉक्टर रमा तनेजा जी हैं। तनेजा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं विशेष टिप्पणी के लिए हमारे स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। विकास जी, आप धैर्य से सुनिएगा क्योंकि सबका उत्तर आप ही को देना है। पैनल बहुत बड़ा है, आरोप बहुत सारे हैं, तो इसलिए अगर पेन कागज हो आपके पास तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर आप ही को देना है। सबसे पहले हमारे साथ चलते हैं विशाल जी। विशाल जी, मेरे आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज गूंज रही है विशाल जी। आप ईपी का माइक अपने पास मुंह के पास रख लीजिए। चलिए, लगता है हमारा बघेल साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम रमा जी से जान लेते हैं, उसके बाद अजय दुबे जी के पास जाएंगे। रमा जी, आखिर हालांकि उनसे बाद में जानेंगे कि जनहित याचिका उन्होंने क्यों लगाई, क्या मापदंड होने चाहिए, क्या मापदंड कितने कॉलेजों ने पूरा किया, कितनों ने नहीं किया, लेकिन आपकी क्या स्थिति है? कुशाभाऊ ठाकरे की भी मान्यता रद्द? जी, उन्होंने मान्यता रद्द की, जबकि ये कुशाभाऊ ठाकरे कॉलेज 2006 से रनिंग चल रहा है, लगभग 17 साल से जी, और आज तक कभी कोई मान्यता से रिलेटेड कभी कोई दस्तावेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कॉलेज बिल्डिंग बने हुए भी सालों बीत गए जी, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए जी,
वो बिल्डिंग देखे जा सकते हैं और उसमें रेगुलर छात्र सब पढ़ते हैं। और कई बार गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है, CHO ट्रेनिंग चल रही है। तो CHO ट्रेनिंग गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करके बिना काउंसिल के, गवर्नमेंट मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने परमिशन दिए, जबकि ये परमिशन केवल मेरे कॉलेज, एलएन और चिरायू और पीपल, बस इतने कॉलेज में ही होते हैं, बाकी कॉलेजों को नहीं है। और रेगुलर अभी भी बैच चल रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमें नहीं पता कि ये कौन सा मेल कब आया था। मैंने इवन सस्पेंशन का मेल भी मुझे दूसरे कॉलेज के माध्यम से मिला, सस्पेंशन का लेटर भी हमें हमारे मेल पे नहीं मिला। नहीं तो आपको क्या लगता है क्यों कर दिया? अंदर की बात, अंदर खाने की बात बताइए ना, क्यों कर दिया? उन्होंने ये बताया कि डॉक्यूमेंट सबमिट उन्होंने मांगा नहीं, था। वो तो उन्होंने बताया जी, हमारे पास तो ऐसा कोई भी वजह नहीं है। नहीं तो जो 93 कॉलेज सस्पेंड किए गए, मान्यता समाप्त कर दी गई, जो कॉलेज फुलफिल नहीं करते हैं नॉर्म्स को, उन्हें करना भी चाहिए। टर्म्स होने फुलफिल क्या है? मान्यता कब मिलती है? मान्यता मिलती है आपके पास अपना ओन बिल्डिंग हो, अपना ओन हॉस्पिटल हो, पूरी फैकल्टी हो, सारे लैब्स हो, प्रॉपर लाइब्रेरी हो और प्रैक्टिकल करने के लिए सारे संसाधन हो। जी, तो आपके पास हॉस्पिटल कौन सा है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉस्पिटल है। चलिए, उसमें कुछ ऐसा भी है कि कितने बेडेड हॉस्पिटल हो? 100 बेडेड ही हॉस्पिटल है। माने यही नियम है, 100 बेड हॉस्पिटल हो तब नर्सिंग कॉलेज जी की जी, मान्यता मिले। पहले नहीं था, अब हुआ है। जी, चलिए हमारे साथ बघेल साहब जुड़ गए हैं। बघेल जी, आप, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, बघेल साहब, आपने जनहित याचिका क्यों लगाई? आपने क्या देखा? आप तो लॉ स्टूडेंट्स जो है यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। आपके पास क्या कोई शिकायत लेकर के आया है? ये आपकी जनहित याचिका लगाने के बाद ये सब ड्रामा हुआ है जितना हुआ है? हमारे पास कोई शिकायत लेके नहीं आया जी। कोरोना काल जब चल रहा था 2021 में। थोड़ी आवाज आपकी धीमी आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज क्या? हाँ, अब आ रही। कोरोना काल जब 2021 में चल रहा था जी, तब हमारे अपने लॉ यूनियन के सदस्यों, उनके परिवारजनों और हमारे कई अपनों को हमने मूलभूत जो आवश्यकताएं थी स्वास्थ्य से संबंधित, उनके अभाव में हमने उनको इस दुनिया से जाते देखा है। उनके अभाव में हमने उनकी स्थिति बिगड़ते देखा है। तब उसके बाद जब हम इसकी तह तक गए और उसके बाद अनेक परिस्थितियां ऐसी आई जब हमें पता चला कि स्वास्थ्य शिक्षा में इस समय क्या गड़बड़ी चल रही है। इस सब को देखने के बाद जब हमारी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के नर्सिंग कॉलेजों को, जो कि एक प्रशिक्षित स्टाफ देने का काम करते हैं, जो कि हम जब अस्पताल में रहते हैं तो 24 घंटे और 7 दिन हमारी देखरेख करते हैं, जब हमने उनके प्रशिक्षण संस्थानों को देखा तो वो 2-2 कमरे में चल रहे थे। ना उनके पास अस्पताल नजर आ रहा था, ना उनके पास लैब नजर आ रही थी। जब हमने इन सब चीजों को देखा तो हमने नर्सिंग काउंसिल से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी और हमने उनसे पूछा कि आखिर इतने नर्सिंग कॉलेजों के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, आप हमें वो बताएं। उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया, उल्टा लिखते हैं कि वो कॉलेजों की निजी जानकारी है, हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद हमने शिकायतें करी, शिकायतों पे भी इन्होंने किसको शिकायत की? आपने किसको शिकायत की? हमने नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार से लेकर के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को शिकायत की। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और जो याचिका में भी लगे हुए हैं। उसके बहुत समय के बाद हम जनहित याचिका के माध्यम से शिकायत आपने व्यक्तिगत कुछ कॉलेजों के नाम लेकर शिकायत की कि सारे कॉलेज, आपको जितने मध्य प्रदेश भर में कॉलेज हैं वो सब आप मान्यता के अनुरूप नहीं पाए गए? जी, हमने 4 उदाहरण दिए थे अपनी शिकायत में, 4 से 5, और हमने ऐसा बताया था कि जो 2020 में 220 नए कॉलेज खुले हैं वो ऐसे ही भ्रष्टाचार करके खुले हुए हैं और वो पूरे मापदंडों का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। तो इनको आप जांच कराएं और इसमें जो रजिस्ट्रार या फिर अन्य अधिकारियों की जो मिलीभगत रही हो तो इस पे आप कार्रवाई करें। मैंने ये चिट्ठी लिखा था प्रशासन को और रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल को भी। तो इसमें एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि कितने कॉलेज, जो 93 कॉलेज, जैसा कि हमारे साथ है कुशाभाऊ ठाकरे कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, उनका कहना है कि हम सारी मान्यताएं पूरी करते हैं, उसके बाद हमारी मान्यता रद्द कर दी गई। तो आपके पास कोई ऐसी सूची है जो कॉलेज मान्यता पूरी नहीं करते हैं? आप निश्चित तौर पे आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, अध्यक्ष हैं, आपके लोग जा करके सब जगह उन्होंने इसकी देखभाल की होगी, जाँच पड़ताल की होगी। जी, हमने हमारी याचिका की शुरुआत में लगभग 55 नर्सिंग कॉलेज जो कि आदिवासी क्षेत्रों में खुले हुए थे, हमने सर्वप्रथम उनके मामले को माननीय न्यायालय में उठाया था। जी।
माननीय न्यायालय ने जब इस बात को देखा कि उसमें इतनी गंभीरता है, तो माननीय न्यायालय ने स्वतः इस पूरी जांच को पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर करने को कहा जी। और माननीय न्यायालय ने जब पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बुलवाया 453 नर्सिंग कॉलेजों का, जिसमें ग्वालियर संभाग शामिल नहीं है, जब मध्य प्रदेश जबलपुर बेंच ने पूरा रिकॉर्ड बुलवाया तो उन्होंने हमें गो थ्रू करने हेतु निर्देशित किया। और जब उन्होंने निर्देशित किया तो हमने नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों की उपस्थिति में और हमने सबने मिलकर के उन दस्तावेजों का अवलोकन किया। तो हमने उसमें लगभग हमने वेकेशन के दौरान जितना समय मिला उनका अवलोकन करके एक रिपोर्ट भी तैयार की थी और प्रथम दृष्टया हमने ये सिद्ध किया था कि आखिर किस किस प्रकार की गड़बड़ियां मान्यता देने में की गई है। उदाहरण में बताऊं तो एक ही फैकल्टी को कई जगह दिखाया गया। इसके अलावा जो फोटो हमने हमारे सदस्यों ने खींच के लाई थी वो बिल्डिंग 2000 स्क्वायर फीट की थी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों ने उसको 20,000 स्क्वायर फीट की लिखी थी। और ये बात तो दूर है, एक बिल्डिंग 1 मंजिला थी, उसको 3 मंजिला लिखा था। ये सब हमने चीजें नोट डाउन की थी और ये सारे मिनट्स में है और हमने अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय में भी ये सब सबमिट किया है। चलिए, और जहां तक जी आपके पास सूची तो आ ही गई होगी जो 93 कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई है, उसमें आपके पास ये भी होगा कि कुछ कॉलेज सही में मान्यता समाप्त करने लायक नहीं है, कुछ समाप्त करने लायक हैं, तो वो आपके पास सूची आ ही गई होगी। चूंकि 93 आप 55 बता रहे हैं, मैंने 55 बता रहे हैं, ये 93 कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी। मतलब यहाँ भी कहीं दाल में काला दिख रहा है आपको जी। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 2019-20 में 448 नर्सिंग कॉलेज थे मध्य प्रदेश में। 2020-21 में इनकी संख्या बढ़कर 667 हो गई। जब ये 220 नए कॉलेज खुले तो याचिका लगी। ग्वालियर में भी जब जांच हुई तो 70 नर्सिंग कॉलेज बंद हुए और इसके बाद जब जबलपुर में याचिका लगी तो नर्सिंग काउंसिल ने जवाब दिया कि 2020-21 में से 94 जो 667 नर्सिंग कॉलेज थे उसमें से 94 नर्सिंग कॉलेजों को हमने नवीनीकरण नहीं दिया। उसके अलावा 70 नर्सिंग कॉलेज हमने ग्वालियर में बंद कर दिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये 93 नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट आई है जिनकी मान्यता निलंबित की गई है और ये निलंबन उन्होंने इसका कारण बताया है कि उन्होंने 10 मई को जो नोटिस जारी किया था उसका जवाब इन 93 नर्सिंग कॉलेजों ने नहीं दिया है। हम ना इन 93 नर्सिंग कॉलेजों की सूची हमने नहीं बनाई है, ना इनको नोटिस हमने दिया था, ना इनने जवाब हमको दिया है। हम इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 93 नर्सिंग कॉलेजों को सस्पेंड करने का काम नर्सिंग काउंसिल ने किया है, वो इस संबंध में जवाब दे कि इसमें से कितने हम पूर्ति कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर टिप्पणी करूंगा कि इसमें ऐसे नर्सिंग कॉलेजों का उल्लेख किया गया है जो 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और जिनका बहुत नाम है प्रदेश में। मैं उनको निलंबित की सूची में रखने का काम नर्सिंग काउंसिल ने क्यों किया है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उसमें से 70% नर्सिंग कॉलेज सही है जिनकी मान्यता निलंबित अभी हुई है और अगर वो मापदंड पूर्ति का अपना दस्तावेज पेश नहीं कर सके, साक्ष्य पेश नहीं कर सके तो उनकी मान्यता निरस्त भी की जाएगी। ये नर्सिंग काउंसिल ने शपथ पत्र में लिख के दिया है। लेकिन एक बात और रेखांकित करना चाहता हूँ कि एक भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है कि ये 93 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त हो गई है और पूरे छात्र संदेश करके पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त नहीं हुई है, ये निलंबित हुई है। नर्सिंग काउंसिल ने कहा है कि 2 हफ्ते में ये अपना अभ्यावेदन देंगे और फिर वो इस पर निर्णय लेगी और अगर निरस्त होगा तो इसके सारे छात्रों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। जैसे 70 ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेज जब बंद हुए तो उनके छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये नर्सिंग काउंसिल ने कहा ये नर्सिंग काउंसिल ने उसके लिए हमारे पास विकास जी का आपने साथ दे दिया। विकास जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आपको बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आखिर जवाब क्या देना है, आपने दे दिया। विकास जी बड़े खुश हो गए। हम अजय जी बताएंगे। ये बघेल जी चलते चलते एक हालांकि फिर से आएंगे आपके पास, चलते चलते ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्या एक भी कॉलेज आपकी नजर में ऐसा है जो मान्यता देने लायक नहीं है और उसकी मान्यता नहीं निलंबित की गई है? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। क्या एक भी कॉलेज ऐसा है जो मान्यता देने योग्य नहीं है? हाँ, और उसकी मान्यता निलंबित या निरस्त नहीं की गई है। आपके 93 सूची आपके पास अब लगभग 93-94 की सूची जो 2 बार आ चुकी है, इसमें लगभग तो कॉलेज कवर कर लिए हैं। लेकिन अभी भी अगर हम अपनी टीम के साथ बैठे और अगर इसका सारा अवलोकन करेंगे तो शायद 2-4-10 कॉलेज और निकल आए जो इनमें छोड़े होंगे, जो ये हमेशा जो प्रभावी लोगों के कॉलेज होंगे। जी नहीं, मैं इसमें कोई इस पे अजय जी बताएंगे। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार जी, आप इस पे बेहतर बता सकते हैं अजय जी। जी एक बार क्या गोलमाल होता है इस नर्सिंग कॉलेज में? जो हमें मालूम है थोड़ा बहुत कि हॉस्पिटल कोई और दिखाते हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और दिखाते हैं। कागजों में तो रहता है कि हमारे पास 100 बेडेड हॉस्पिटल है, हमारे पास इतने कमरों का कॉलेज है, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब टेक्नीशियन से लेके सारे जो शिक्षाविद हैं वो सब उनके पास है, लेकिन चल रहे होते हैं 1-2 कमरे 3 कमरे में। इसका आप बेहतर खुलासा कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि नर्सिंग कॉलेज का जो घोटाला है जी वो निश्चित तौर पे घोटालों की लिस्ट में एक नया नाम का इजाफा हुआ है। जी, घोटाले तो हमारे यहाँ थोड़ा अजय जी आपकी आवाज धीमी आ रही, थोड़ा सा आप तो पूरे प्रदेश को हिला के रखते हैं, थोड़ा चैनल में अगर तेज आवाज आएगी तो बेहतर रहेगा। मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी देखिए, ऐसा है कि नर्सिंग कॉलेज का जो घोटाला है ये मध्य प्रदेश के घोटालों के इतिहास में एक नया नाम जुड़ा है जी। और ये निश्चित तौर पर राजनेताओं और नौकरशाही और जो दलाल और ब्रोकर थे ये तीनों ने मिलकर किया है। और इस घोटाले की जो सबसे खास बात ये है कि जो कोविड टाइम पीरियड में सरकार ने बहुत बड़ी राशि जो हॉस्पिटल्स को भुगतान करी थी जनता की सेवा के लिए, उसमें ये सब मलाई खाते थे। और जो कागजों में जो हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हैं वो आप आश्चर्य करेंगे कि तहसीलदार, पटवारी इनका सत्यापन करके और उन्हीं के सत्यापन के बाद वो नर्सिंग काउंसिल को अनुमति जाती थी कि जिले में सारी व्यवस्था बिल्कुल चाक चौकस है और उसके बाद इनको अनुमति मिलती थी। तो नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रार है वो किरदार अकेली नहीं है, क्योंकि इसी घोटाले के बगल में एक घोटाला और चल रहा है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बिल्कुल जबलपुर में उनके नाक के नीचे ही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी घोटाला, जिसमें कि डॉक्टर्स बिना एग्जाम दिए पास हो गए, जो जिसको फेल होना था वो पास हो गया, तो मार्कशीट में नंबर बढ़ गए, वहां के वाइस चांसलर को हटाया गया मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो वहां पे भी कई घोटाले निकले। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मध्य प्रदेश के मोटे तगड़े आईएएस जिनकी जिम्मेदारी इन सब संस्थाओं को चलाने की होती है, जो मंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तो व्यापम और संस्कृत बोर्ड, टाइपिंग बोर्ड घोटाले जैसे घोटाले चलते रहेंगे। इन घोटालों में आज जो हाईकोर्ट के समक्ष सरकार यदि भड़बड़ा रही है वो विशाल बघेल जी की मेहनत है कि हाईकोर्ट ने उसको संज्ञान लिया और यह खुलासा हुआ। लेकिन कितने लोग हाईकोर्ट जाएंगे, कब तक जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। जब तक कोई 2-4 आईएएस जेल नहीं जाएंगे, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक मैं मानता हूं कि घोटाले रुकेंगे नहीं। नकली हॉस्पिटल, नकली मरीज, मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस की जो पिक्चर है उसको आप मध्य प्रदेश के हर जिले में देखेंगे। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये होती है कि जो बिल्डिंगों की जो फोटो, जो पूरी उनकी जमीन की, जो उनकी संपत्ति की, जो उनकी आर्थिक स्थिति, एफडी की सारी स्थिति पर जो सत्यापन होता है वो जिला प्रशासन स्तर के अधिकारियों से होता है। उसके बाद ये घोटाला नर्सिंग काउंसिल में जन्म लेता है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। हाईकोर्ट इसमें सिटिंग जज के माध्यम से इंक्वायरी करे और तब जाके इस घोटाले में बहुत सारे परत खुलेंगी। एक प्रिंसिपल कई जगह कॉलेज में नामजद है पढ़ाने के तौर पे, एक टीचर कई जगह पढ़ा रहा है और एक टीचर लीना नाम की है जिसका कि एक कॉलेज से 800 किलोमीटर दूसरे कॉलेज में पढ़ा रही है। यानी मेरा ऐसा मानना है कि फिर से बोलिए इसको अजय जी, क्या किसका नाम लिया आपने? एक लीना नाम की प्रोफेसर हैं जी, वो 800 किलोमीटर में मतलब एक कॉलेज में पढ़ाती हैं और फिर दूसरी जगह 800 किलोमीटर में पढ़ा रही है। मतलब या तो उनके पास हवाई जहाज है या रॉकेट है। 2 कॉलेजों में एक साथ पढ़ा रही है? अरे 4 में पढ़ा रही है, 5 में पढ़ा रही है। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि एक ही प्रिंसिपल कई कॉलेजों का प्रिंसिपल है, एक ही प्रोफेसर कई कॉलेजों में पढ़ा रही है। तो ये सब इतना बड़ा रैकेट भोपाल में बैठे हुए मंत्रालय के संरक्षण से पैदा हुआ है। इस रैकेट में रजिस्ट्रार को सस्पेंड करने से मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा फेरबदल होगा। चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन के जो कमिश्नर हैं, जो मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको आप जेल भेजिए, क्योंकि घोटाले घपले में जब तक वो लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक ही घोटाले घपले नहीं रुकेंगे। और आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में आप व्यापम देख लीजिए, आप संस्कृत बोर्ड घोटाला देख लीजिए, ओपन स्कूल घोटाला देख लीजिए, टाइपिंग बोर्ड घोटाला देख लीजिए, आप मतलब घोटालों में आपको बताते बताते थक जाऊंगा और घोटाले रुकेंगे नहीं। लंबी फहरिस्त है घोटालों की।
लंबी लिस्ट है। और भाजपा सरकार की दिक्कत ये है कि भाजपा सरकार इन घोटालों में केवल छोटे से कारिंदों जैसे रजिस्ट्रार काउंसिल की नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया। अब आप उसको सस्पेंड करने से क्या वो जो नेताओं का रैकेट है, जो दलालों का रैकेट है, जो आईएएस का रैकेट है, क्या वो रैकेट रुक गया? क्या उस पर जवाबदेही तय हुई? नहीं हुई। अभी जबलपुर से विशाल बघेल जी बताएंगे कि वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक नई बनी है, धर्मशास्त्र, वहां भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वहां भी हड़ताल चल रही है स्टूडेंट्स की। जबलपुर में एक आप ये मेडिकल यूनिवर्सिटी देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी देखिए, उसके बाद ये काउंसिल का नया आ गया है। तो हमारे यहाँ तो भरपूर घोटाले हैं। अब तो घोटालों पे यूनिवर्सिटी चलाने का वक्त आ गया। चलिए, अभी तो नर्सिंग घोटाले पे बात हो रही है। अजय जी, हम आपके पास फिर आएंगे। विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगा थोड़ा सा और हमारे अतिथि हैं उनसे बात कर लें। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ब्रजभूषण जी, निश्चित तौर पे विपक्ष में है तो आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ में हम आपको ये याद जरूर दिलाना चाहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज खोलने की शुरुआत आपके दिग्विजय सिंह के सरकार के समय 93-94 से हुई थी। उसके बाद गली मोहल्ला, या अब उसको नहीं कहना चाहिए उस रूप में क्योंकि शिक्षा का मामला है, कुकुर मुत्तों की तरह कॉलेज गली मोहल्लों में खुल गए, 2-2, 4-4 कमरों में। तो शुरुआत तो आपने कर दी, अब बाजी दूसरी मार रहे हैं। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे अगर दिग्विजय सिंह जी ने शुरुआत करी है तो इसलिए शुरुआत नहीं करी थी कि कार के गैराज में और फिजिकल बिना वेरिफिकेशन के आप स्कूल की और नर्सिंग कॉलेज की मान्यता ले लें। ये मध्य प्रदेश में अजय दिग्विजय जी की बात में सहमत हूँ। दिग्विजय सिंह जी के समय 4-4 कमरों में कॉलेज चले हैं, जवाहर चौक में एक MIG में कॉलेज चले। तो उस टाइम पे न्यायालय और विपक्ष की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे? हाँ। और अगर उस टाइम पे कर रहे होते तो आज ये भोगना नहीं पड़ता। और मैं आज कहता हूँ ये कर रहे थे जो आप कर रहे हैं। विशाल जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। विशाल जी, अगर ये हाईकोर्ट में याचिका नहीं लगाते तो इतना बड़ा मध्य प्रदेश का घोटाला आम जनता के सामने और आपके सामने नजर भी नहीं आता। निश्चित तौर पे ये जितने 93 कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज जो अभी निलंबित किए हैं, इसके अलावा माननीय न्यायालय ने एक बात और बोली है कि 149 लोगों ने अभी कोई भी जानकारी दी ही नहीं है। और निश्चित तौर पे अजय दुबे जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। जब ये मान्यता का प्रकरण चल रहा था, वो मान्यता ली जा रही थी, तो प्रशासनिक अधिकारी उसका वेरिफिकेशन करते हैं, वो देखते हैं कि यह कॉलेज तबेले में चल रहा है कि गौशाला में चल रहा है, कि कॉलेज वाकई में जहां पे 100 बिस्तरों का अस्पताल है वहां पे चल रहा है। तो सबसे पहले न्यायालय से निवेदन है और आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि सबसे पहले उन अधिकारियों को पकड़ा जाए कि जिन्होंने देख लिया है कि गौशाला में ये मान्यता दी जा सकती है और हजारों करोड़ रुपए ले लिए और महा घोटाला करा। ये कम से कम हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और मेरे अभी एक मित्र हैं जो पूना में रहते हैं, उन्होंने फोन करके बोला कि ब्रजभूषण जी, आप घोटालों के मध्य प्रदेश में रहते हैं, बड़े गर्व से आप कहिए आप कि हमारा मध्य प्रदेश घोटालों का मध्य प्रदेश है। तो ये शर्म की बात है हम लोग के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये मान्यता प्रदेश को क्यों बदनाम कर रहे हैं? महाराष्ट्र में भी होता है। त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश के जितने घोटाले नजर आते हैं लगातार, ये पूरा हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तोड़े। शिक्षा के स्तर पर देख लीजिए, डिग्रियों के स्तर पर देख लीजिए, प्रशासनिक स्तर पर जितने घोटाले यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और लगातार इसको दबाते हैं। छोटे छोटे कॉलेजों को, जैसे अभी कुशावाहा ठाकरे जी की प्रिंसिपल जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो खुद ही कह रही है कि हमें तो जानकारी नहीं मिली कि हमें कम निरस्त कर दिया गया। लगातार हमने पूरी फिल कर रहे हैं। हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है 100 बिस्तरों वाला है। बात तो उनकी हो रही है विशाल जी, जिन्होंने अभी उच्च न्यायालय को जानकारी भेजी नहीं है और शासन प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है। ये मालूम करिए कि मान्यता कितने पैसे लेके दी, कितने करोड़ रुपए का बिजनेस किया, दलाल लोग कौन कौन है, और पूरे नेता जो 453 कॉलेज की जो मान्यता का जो प्रकरण चल रहा है, सभी नेता कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी के नेताओं की सूची सार्वजनिक की जाए कि 8वीं क्लास के पास का नेता इतना बड़ा नर्सिंग कॉलेज चला कैसे रहा है। और उसको मान्यता देने वाले अधिकारी, प्रशासन अधिकारी एक आंख बंद करके बैठे कैसे हैं। और मध्य प्रदेश की जो हम बोलते हैं कि ईडी और CID और जो जांच है लोकायुक्त की, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान करवाता क्यों नहीं है? और क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है ना। एक बार जांच करा लें, हजारों करोड़ उनके पास नहीं है, हजारों करोड़ की जो जांच होगी, हजारों करोड़ का प्रकरण मिलेगा। ये जो अजय भाई की बात सहमत हूं कि घोटालों का मध्य प्रदेश,
लगातार जो नर्सिंग कॉलेज में घोटाले हुए, 453 कॉलेज का जो प्रकरण लगातार चल रहा है, जिसमें से 93 तो आपने निरस्त कर दिए और 149 लोगों ने जानकारी नहीं दी। जहां पे कॉलेज में जो बिस्तरों वाला, जो 100 बिस्तर का कॉलेज, वहां जहां लैब होना चाहिए, लेबोरेटरीज होने चाहिए, वहां पे लेबोरेटरी उनको तो आप निरस्त कर रहे हो अभी जानबूझ के। और जिनके पास कुछ नहीं है, गौशाला में चल रहा है, कार के गैराज में चल रहा है और कहां चल रहा है, ये जब तक इसको जांच एक समिति नहीं बनेगी, उच्च न्यायालय से भी निवेदन है वो खुद ही एक समिति बना लें और लगातार एक एक करके जिनकी मान्यता दी जा सकती है उनको मान्यता दें। और ये 15,000 जो बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, जिन्होंने पैसे देके एडमिशन ले लिए और आज वो डिग्री के लिए वंचित रहेंगे, अचानक वो बेचारे बच्चों का भविष्य लगातार मध्य प्रदेश में छात्रों का भविष्य लगातार दांव पे लगा हुआ है। चलिए, पूना वाले अपने मित्र को ये जरूर बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश घोटालों का है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा है जहां शहीदों को आर्मी के अफसरों के नाम पे जो कॉलोनी कटी थी उस पर बड़ा घोटाला हुआ था और उसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे चौहान साहब को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। ये बता दीजिएगा उनको। अजय जी, थोड़ा सा आपके पास एक बार फिर आऊंगा, विकास जी का उत्तर ले लूं, लेकिन माया जी अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रमा जी माफ करिएगा, कि जो पर का एडमिशन होता है पर स्टूडेंट सरकार से अनुदान भी मिलता है? नहीं सर, सरकार से अनुदान तो नहीं मिलता है, पहले ही मिलते थे जब 2006 में गवर्नमेंट ने किए। अभी स्कॉलरशिप जरूर मिलती है, जो आदिवासी और कैटेगराइज्ड बच्चे हैं उन्हें उनकी मापदंडों पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं। मुझे तो ये ज्ञान है, मुझे तो मालूम है कि नर्सिंग कॉलेज जितने भी हैं उसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनको सरकार अनुदान दे रही है पर स्टूडेंट नहीं दे रही है। नहीं, अब आदिवासियों को केवल दे रही है जी। और वो आदिवासियों कॉलेज के खाते में जाता है या आदिवासी जो बच्चे हैं बच्चों के खाते में? बच्चों के खाते में। और फिर बच्चे आपको ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर करते, कैसे भी देते या कभी इंस्टॉलमेंट में देते हैं। ये बच्चों खाते में कब से जाने लगा? काफी समय हो गया है। काफी मतलब साल, 2 साल, 3 नहीं, और भी ज्यादा। इसमें हमारी याचिका लगी थी तब से जाने लगा। जी 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 विशाल जी, इसमें हमारी 2014 में याचिका लगी थी तब से जाने लगा, उसके पहले इन्हीं लोगों के खाते में जाता था। जी, हालांकि रमा जी कह रही हैं, जो मुझे ज्ञात है कि सत्तासीन में कौन सत्तासीन रहा, कांग्रेस बीजेपी, उनके बड़े बड़े नेताओं के कई नर्सिंग कॉलेज हैं और वो सरकार से उनको अनुदान जाता है। इस पे जरूर विशाल जी आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपकी मदद भी कर दूंगा कुछ नामों के साथ। अभी कोई गवर्नमेंट अनुदान नहीं आता जी। अजय जी को इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। विकास जी, हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल आपके पास अपने आप आ गए हैं। मैं जो बघेल जी ने जिस मंशा को लेके सरकार में भी शिकायतें की और कोर्ट तक भी ये पहुंचे हैं, उस मंशा से बड़े सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इस मामले में सहमत है कि शिक्षा का क्षेत्र का शुद्धिकरण होना चाहिए। जो मान्य मापदंड हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स उस अनुरूप होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ लिख कर, सीख कर, ट्रेंड होके आए और अच्छा परफॉर्म कर सकें। शुद्धिकरण में जाइए। अशुद्धिकरण के कई कारण होते हैं समाज में, जो किसी भी तरह के अशुद्धिकरण के कारण होते हैं वो समाज में होते हैं। सवाल हमारा है, जिस तरह से अवैध कॉलोनियां पनप जाती हैं, फिर किसके अधीन पनपती हैं? निश्चित तौर पर तत्कालीन वहां के जो अधिकारी होंगे नगर निगम के, टाउन कंट्री प्लानिंग के, उनकी देखरेख में पनपती है और फिर बाद में उसको वैध कर दिया जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ है कि जब आपको मान्यता देने लायक आपका कॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संस्थान नहीं है, तो फिर मान्यता ही क्यों दी गई? तो इसकी क्या सरकार जांच कराएगी कि उस समय जो ये कॉलेज फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, मैं बोलता हूँ 93 के पूर्व 93 हैं, लेकिन उस समय जिसने उनको मान्यता दी होगी, भले वो रिटायर हो गया हो, क्या उसको पनिश करेंगे? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, नियम और मापदंड लगातार परिस्थिति अनुरूप कड़े किए जा रहे हैं। आपने जो बात कही कि क्या कार्रवाई होगी, यकीनन होगी। वही तो हमारी मंशा है कि ये क्षेत्र शुद्ध हो। मान लीजिए किसी नियमों के ठीक ढंग से समझ न पाने के कारण प्रशासनिक हल्का जो है उसके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं करता, लापरवाही करता या जानबूझ के गलती करता है, और इस ढंग के इंस्टीट्यूट्स को जिनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और दे दी जाती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
नंबर दूसरी बात मैं और कहूं, इसके बाद आप देखेंगे बघेल जी तो ज़्यादा जानते हैं, चूंकि वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, कोर्ट में भी कर रहे हैं, तो यकीनन सरकार की प्रक्रियाओं को भी कर रहे हैं। उन्होंने बता भी दिया बड़े स्पष्टता से कि अभी निलंबन किया गया है, कागजात कुशोभा ठाकरे नर्सिंग कॉलेज भी पहुंचा सकता है, अन्य कॉलेज भी जो डिजीज हुए हैं और जिन्हें लगता है कि नहीं हमारे पास में मापदंड पूरे हम करते हैं, उनके पास उनसे जा सकते हैं। लेकिन जो भी अभी तक की डिफॉर्मिटीज़ आई हैं, कमियां दिखी हैं, उस अनुरूप निलंबन की कार्रवाई की गई है। नंबर दूसरा, जो स्टूडेंट्स का बार बार मामला आ रहा है और आना भी चाहिए, यकीनन अगर किन्हीं भी इंस्टीट्यूट्स की मान्यता निरस्त की जाएगी तो उनकी जवाबदारी बनेगी कि स्टूडेंट्स को फीस वापस हो, उन स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजेस में जहां पे अकोमोडेट किया जा सकता है उसकी भी शासन व्यवस्था करेगा। अब आपके बात एक बार आ रही है कि क्या नियम, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यूक्रेन से या दूसरे देश से जो यूक्रेन युद्ध के कारण जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको यहाँ कहीं एक नियम बना के उनको अकोमोडेट करने के प्रयास किए जाएंगे या अकोमोडेट करेंगे, सीधे सीधे कहा था उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में। जी। अभी कल ही परसों आपकी मेडिकल काउंसिल ने कह दिया है कि हम इनको कहीं नहीं एडजस्ट कर सकते, कल ही आर्डर निकला। मेडिकल काउंसिल तो एक संस्था है, नहीं, प्रधानमंत्री जी का आदेश था, मौखिक आदेश था, लिखित नहीं मालूम, लेकिन कल ही परसों उन्होंने कह दिया कि हम कोई भी जो नियम आया है आपके सामने होगा, नियमावली जो आ गई है उसमें इनका कहीं भी जिक्र है ना उनको देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो या नर्सिंग काउंसिल हो, वो अपने मापदंड बनाते हैं, ये प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं है, संस्था है, प्रधानमंत्री से पीएमओ से ऊपर नहीं है, नहीं किसी से कोई ऊपर नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल गाइडेंस वाली संस्थाएं हैं उनके मापदंड भी महत्व रखते हैं। लेकिन हमारी परिस्थितियों वश हम कितना उनको अप्लाई कर पाते हैं। अब आप एक बात देखिए, नर्सिंग कॉलेजेस चालू किए गए, आज भी आप नर्सिंग कॉलेज किराए की जगह में चालू कर सकते हैं, बताएंगे आप, है ना। अब हम लेकिन नियम ला रहे हैं कि 5 साल में बिल्डिंग बननी ही चाहिए, स्वयं की बिल्डिंग बननी चाहिए। अगर मान लीजिए किराए की बिल्डिंग में चालू किया जाता है तो उसके ऊपर एक गारंटी दी जाएगी। जी बघेल जी आप फॉलो कर रहे हैं, आप और ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। देखिए उसमें एक गारंटी ली जाएगी, 25 लाख रुपए तक की गारंटी संचालकों की होगी, व्यक्तिगत गारंटी होगी, अगर वो फेल होते हैं तो वो फोरफिट होगी। ऐसे नियमों को कड़ा किया लगातार जाता रहा है। देखिए अब दिग्विजय सिंह जी के वक्त चूंकि बात पॉलिटिकल भी हुई है, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने सन 98-99 में देखा है कॉलेज की अनुमतियां एनओसीयां दी गई, बीए बीकॉम कॉलेजों की अनुमतियां दी गई, उनने कहा साहब कोई मौके के सर्वे की या आप जो कहते हैं कि किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है, उसकी रिपोर्ट की प्रत्याशा में ही 6 महीने तक के लिए एनओसी दी जाती है, उसके बाद सर्वे रिपोर्ट देखी जाएगी कि कॉलेज का भवन किराए पे लिया गया नहीं दिया गया। वही ब्रिजभूषण जी से मैंने वही सवाल किया था। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारी परिस्थितियां क्या हैं, हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें अगर प्राइवेट सेक्टर को इस और मुखातिब करना है तो कई बार त्रिपाठी साहब शासन को वो सुविधाएं, वो सहूलियतें ऑफर करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी समय सीमा में सब चीजें ठीक ढंग से हो जाए और अंतोगतवा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पारंगत होके वहां से निकलेंगे। हम तो इतना भर पूछ रहे हैं, सिर्फ एक सवाल का बड़ा संक्षेप में उत्तर चाहेंगे। चूंकि आपके साथ बरसों से मैं डिबेट करता रहा हूं तो आपका उत्तर आ ही नहीं पाता, जलेबी घूम जाती है हमेशा। नहीं, मैंने आपको स्पष्ट बताया। इसलिए मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि क्या सिर्फ सुनीता जी को सस्पेंड कर देने से इतिश्री हो गई या आप भी कोई सूची निकालेंगे कि ये मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, कोई कमेटी बनाएंगे जिसमें विशाल जी जैसे, अजय जी जैसे लोगों को रखे निष्पक्ष, ये नहीं सरकारी कमेटी तहसीलदार और पटवारी की बना देंगे, वो फिर वही चीज ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाएगी। क्या ये सरकार करेगी? नर्सिंग काउंसिल जो है अपने आप में आप देखेंगे तो पूरी सरकारी संस्था नहीं होती, उसमें लोग सदस्य जो बनाए जाते हैं आते हैं वो जनमानस से ही होते हैं और उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो मुझे लगता है एक्सपर्ट भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, खैर वो तो अलग बात है। हम इंतजार करें कब तक आप बता देंगे कि हाँ सुनीता जी के अलावा और कितने दोषी हैं। देखिए उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, वहाँ नया प्रशासक भी बिठाया गया है और ये जो आप निलंबन की कार्रवाई की गई है, कॉलेजेस को मापदंड पूर्ति के कागजात प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया है, ये सब उसी प्रक्रिया का अंग है। श्रीवास्तव जी आपसे इस पर थोड़ा प्रकाश, आपने भी इसको बहुत गहन अध्ययन किया है, इस पे आपने लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में खासकर आपने इसका अध्ययन किया है।
देखिए त्रिपाठी जी, जो ये मामला है अभी 93 कॉलेजेस के निलंबन का जो मामला है जी, ये तो सरकार ने आनन फानन में लिया, बघेल साहब के याचिका के बाद जो भी उच्च न्यायालय ने जो वो दिया है, निर्देश दिया, जिसमें जो है रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया। मेरा सिर्फ 2-3 बात कहना, जैसे मान लीजिए बात एक आती है घोटाले की, दूसरी बात है कि इसमें सुधार होगा। बोंदरिया जी बोल रहे हैं सुधार होगा। आप ये बताइए, आपने अभी उल्लेख किया कि दिग्विजय सिंह जी के टाइम में इन कॉलेजेस की मान्यता दी गई, इस तरह प्रत्याशा में दे दी गई, भवन नहीं है फिर भी। तो ये प्रत्याशा 15 साल से ऊपर इनकी सरकार है, वो प्रत्याशा अभी तक चल रही है, या इन कॉलेजेज का निर्माण हो गया, या वहाँ की बिल्डिंग बन गई, या क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को तो देखने की ज़रूरत है। मेरा ये कहना है कि जो ये मामला है अभी जो सामने आया है, पहली बात तो है कि इन 93 कॉलेजेस जो निलंबित हैं, अगर इनको नहीं बहाल करेंगे तो छात्र प्रभावित होंगे। अब इन्होंने ये कहा कि इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, चलिए कर देंगे, लेकिन सवाल है कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी मान्यता होनी है, उनको अभी मान्यता नहीं मिली है, वो भी भटक रहे हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में, मुझे इंदौर के कॉलेज के लोगों ने आगे बताया कि उन्होंने अप्लाई किया था, सारे मापदंड पूरे हो रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। किस वजह से नहीं मिला ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सब समझ गए हैं किस वजह से नहीं मिला। रही बात अभी जो अजय जी बोल रहे थे कि घोटाले, और मतलब एक बड़ा घोटाला है, अब घोटाले की जांच कौन करेगा? कमेटी तो करेगा नहीं। आपने बोला कि इसकी एक जांच कमेटी बना दीजिए। इस घोटाले की जांच करने के लिए एक बड़ी एजेंसी चाहिए जो जांच करे, और दूध का दूध पानी का पानी करे। आप ये देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक क्लर्क के यहाँ 87 लाख रुपया बैरागढ़ में पकड़ा जाता है, तो कहाँ से पहुँच गया? आप इस तरह का, भाई लोकायुक्त ने जो वहाँ पर ये किया था तो वहाँ पकड़ा गया। आप ये बताइए, अगर यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो इतना बड़ा बाबू के घर में पैसा कहाँ से आ जाता, और इसकी जांच करेगा कौन? तो इसकी जांच के लिए हमको लगता है सरकार को पूरा एकदम संवेदनशीलता के साथ इसकी जांच करानी चाहिए, चाहे ईओडब्ल्यू हो या इनकी CID हो, या फिर अगर इनके बस का नहीं बड़ा घोटाला है तो CBI को बुला लें, ED को बुला लें, इनकी जांच कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मामला है जहाँ पर कि आप देखिए, जहाँ पर व्यवस्था नहीं है त्रिपाठी जी, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ से नर्सेज की ट्रेनिंग कैसे देते होंगे और किस तरह से उनको अडॉप्ट करेंगे लोग? सारे हॉस्पिटल में जाते हैं। नर्सिंग कॉलेजों में ये रमा जी बताएंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ केवल नर्सों की नहीं, और भी पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और भी हैं। रमा जी, नर्सेस पैरामेडिकल नहीं होते हैं, नर्सेस का अपना एक कंप्लीट प्रोफेशन हाँ, है। उनके अलावा पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी भी होती है क्या? क्या चीज? आपके जो नर्सिंग कॉलेज है उनमें नहीं, सिर्फ नर्सेस? मेरे कॉलेज में नहीं, आपके नहीं, हम जितने और नर्सिंग कॉलेज हैं नहीं, वो उन लोग के कोर्स और नर्सेस में नहीं आती है, INC परमिट नहीं करते हैं। मैंने नर्सिंग कॉलेज जो नाम से जाने जा रहे हैं उसमें पैरामेडिकल नहीं होता। चलिए जी, श्रीवास्तव जी। मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी कि ये जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इतना बड़ा, देखिए स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ी कड़ी है, नर्सेज बहुत बड़ी कड़ी है, और अगर मान लीजिए वहाँ अगर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना हॉस्पिटल में, आपने बताया कि 100 बेडेड हॉस्पिटल वो चाहिए, तो अब ये सब नहीं हो तो वो किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं? नर्सेज की ट्रेनिंग कहाँ से हो रही होगी उनको? अब फिर अब एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अजय दुबे जी ने बताया कि एक ही स्टाफ कई जगह पढ़ाता है। अब आप ये चौपर से आते जाते हैं। हाँ, और मैं तो एक मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं बताना चाहूँगा, जहाँ पर के जिस समय MCI आती है तो मरीज ढो के लाए जाते हैं जबरदस्ती। जी, तो बता तो दिया था दुबे जी ने कि मुन्ना भाई MBBS में जो होता था। नहीं, ये तो अभी भी आप देखिए, जब भी इंस्पेक्शन होता है तो लगी रहती है, ढो के लोगों को लाते हैं, और एक ही मरीज को, मैंने एक मरीज का एक विभाग में, मेडिसिन में भी उसी का इलाज होता है, पर्ची फटती है, और दूसरे में भी। तो ये सब इतने बड़े गड़बड़ी है, और इसको सुधारने का काम सरकार को बड़े तत्परता से करना चाहिए त्रिपाठी जी। जी जी बिल्कुल। विशाल जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी लड़ाई यहीं तक सीमित है कि वाकई में देखिए बहुत सारे ऐसे घोटाले उजागर हुए हैं और परिणाम आया है वही ढाक के 3 पार्ट वाली स्थिति यही है। अब अभी तो ये 93 तो निलंबित हुए हैं, आपने ही कहा है 14 दिन का समय है, इसमें ज्यादातर प्रभावशाली आप उनको देखिए ना, थोड़ा बड़ी मछलियों को जो प्रभावशाली, ये कागज में कॉलेज वही लोग खोलते हैं जो प्रभावशाली हैं, ये आप भी जानते होंगे। इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे?
त्रिपाठी सर, मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छा उत्तर दे सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं माननीय न्यायालय में हूं इसलिए मेरी कानूनी मर्यादाएं हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता जो शपथ पत्र में नहीं दी है मैंने। इसके बाद अब आते हैं इस विषय पर, तो मैं सिर्फ 2 समाधान बता सकता हूं। जो जांच चल रही है घोटाले की वो चलती रहे। आप यहाँ पर आदरणीय विकास जी बैठे हैं, अगर आज यहाँ 2 वादे करके चले जाएं तो ये घोटाला इस साल से खत्म हो जाएगा। अगर ये कहें समाधान तो मैं बता सकता हूँ जी। पहला समाधान ये है कि आप किराए पर बिल्डिंग लेकर के नर्सिंग कॉलेज खोलने का नियम खत्म कर दीजिए जी। इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज किराए की बिल्डिंग में नहीं खुल सकता, फार्मेसी नहीं खुल सकता, तो क्या नर्सिंग क्यों खुलता है किराए की बिल्डिंग में? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रदेश में बाहर की फैकल्टी ला करके पढ़वाने का नियम खत्म कर दीजिए। आप प्रदेश की फैकल्टी ही पढ़ा पाएंगे। ये अगर ये 2 संशोधन ये आज की डेट में कर दें, ये नर्सिंग कॉलेज घट करके आधे हो जाएंगे और ये घोटाला खत्म हो जाएगा। अभी आप इनसे वादा ले लीजिए। नहीं, इसमें विशाल जी बाहर की फैकल्टीज में अगर हम मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र से या कहीं दूसरी जगह से फैकल्टीज अगर आती है तो उसको बंद करने से क्या फायदा होगा? सर एक्चुअली में वर्तमान में रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश में 14,000 फैकल्टी काम कर रही है। हाँ। लेकिन जो बाहर की फैकल्टी है वो 3,000 है। और ये योग्यता दिखाने के लिए दूसरे राज्यों में जो फैकल्टी काम कर रही है वो वहां भी काम कर रही होती है और ये यहाँ उसका रिकॉर्ड ला करके इसको यहाँ पर पढ़ाना बताते हैं जी। अब एक फैकल्टी को तो वेरीफाई किया नहीं जा सकता जी। और आप प्रदेश में उतने ही नर्सिंग कॉलेज खोलिए ना जितने आपके पास प्रशिक्षित शिक्षक हैं। आप क्यों दूसरे राज्यों और दूसरे प्रदेशों की ओर झांकते हैं? विकास जी कुछ कह रहे हैं आपसे। जी विकास जी। बड़ा सीधा सा उपाय रहता है कि उसमें जो फैकल्टी है उसको भी एफिडेविट लेना पड़ता है और संचालक को भी ये तस्दीक करना पड़ती है। और अगर रेगुलरली क्लास लेने नहीं आ रहा इसका मतलब कि फैकल्टी गड़बड़ है। बता तो दिया अजय जी ने, फैकल्टी एब्सेंट भी है। लीना जी है कोई जो 5-6 कॉलेजों में एक साथ पढ़ा रही है, प्रिंसिपल है। देखिए बघेल साहब, कोई भी अगर मिसचीफ करना चाहेगा तो एक बात बताइए, जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज में जा रहे हैं क्या वो फिर मुनासिब ढंग से फैकल्टी को प्राप्त कर पाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? वहीं से चीज चालू हो जाती है भाई। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कागज में कौन सी फैकल्टी दिखाई गई है, कागज में कौन सी फैकल्टी है कि एडमिशन लेने के बाद भी बात आएगी ना। वो अगर कंप्लेन आएगी तो उसको फिर वर्कआउट होगा ना कंप्लेन भी। सर आप शिकायत की बात कर रहे हैं, साल 2 साल 4 साल चल जाएगी बघेल जी। सर नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करती है आपकी इंस्पेक्टर, वो जाके देखती है टीचर को। उस दिन फिजिकली उपस्थित भी रहना चाहिए फैकल्टी को। उसके दस्तखत भी चेक किए जाते हैं रजिस्टर। विशाल जी वही कह रहे हैं विकास जी कि आप उनको करते हैं वो गोलमाल कर जाते हैं। क्यों करते हैं आप जानते होंगे। वो फिजिकली नहीं भी उपलब्ध है तो कागज में फिजिकली उपलब्ध है लिखते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बघेल जी, ये सब काम आपसी विश्वास से ही तो आगे बढ़वा है कि शिक्षण के अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? अब आप सरकार का ही डायरेक्टर या सरकार का सेक्रेटरी हर कॉलेज का रजिस्टर चेक करे, फैकल्टी चेक करे कि वो है या नहीं, ये मुनासिब नहीं हो सकता होगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, एक समाधान और बता सकता हूँ। अगर आपने बहुत अच्छी बात है, किराए वाली बात बहुत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस समिति का खुद का होना चाहिए। इस सब का एक समाधान और है। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए जैसा एनसीटी करती है कि प्रत्येक कॉलेज को मान्यता लेने से पहले अपनी वेबसाइट बनानी है। वो वेबसाइट वहाँ ऑफिशियल पोर्टल पे लिंक होगी और उसके सारे संसाधन और निरीक्षण रिपोर्ट उस पर डाली रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कि इसने कागजों में क्या दिखाया है, आप ये नियम बना दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसको अनिवार्य किया जा सकता है। मैं भी सहमत हूँ, इस बात को आगे प्रस्तावित करूंगा। आप देखिए अब एक जिले में एक समिति एक ही कॉलेज खोले, ये नियम इसलिए लाया गया ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना हो। विशाल जी इसमें रास्ता निकल जाएगा। जो आपने कहा ना अपलोड कर देंगे वो दूसरे की बिल्डिंग भाई। और तो आप उतना क्यों कह रहे हैं? इसको तो नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे भी अपलोड किया जा सकता है। अपलोड करने से, नर्सिंग काउंसिल की निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने से उसके छात्र को पता रहेगा कि वो जिस बिल्डिंग में बैठा है वही अपलोड है कि दूसरा कोई मोहल्ले की पड़ोस की बिल्डिंग अपलोड है। तो वो फिजिकली भी पहुंचते हैं। चलिए इसमें हम अजय जी की राय ले लेते हैं। अजय जी थोड़ा समय कम है, आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, मैं विशाल जी की पूरी जो बात सुन रहा था उसमें एक बड़ी गंभीर बात है कि चूंकि वो हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने जो समाधान दिए हैं वो विकास जी हमारे यदि स्वीकार कर लें तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का भला होगा, छवि सुधरेगी। आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज के व्यक्ति द्वारा यदि फर्जी जानकारी दी गई है तो आप उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जेल भेजिए। अभी तक इतने दिनों से नर्सिंग घोटालों में, मेडिकल यूनिवर्सिटी घोटालों में कोई जेल ही नहीं जा रहा।
जब तक सरकार का सख्त रवैया अपराधियों पे नहीं होगा, जब तक मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर को जेल नहीं भेजेंगे, जो भी मंत्री होगा उसका इस्तीफा नहीं होगा, तो ये घोटाले चलते रहेंगे। और विकास जी हमारे हर कार्यक्रम में हमें आश्वासन देते रहेंगे, व्यापम का हो या जितने भी घोटाले, एक्चुअली घोटालों में से अब राय आप ये नहीं दे सकते कि नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट बार बार कौन जाएगा। विशाल जी चले गए, नरसिंह घोटाला उजागर हो गया। और मैं पुनः कहूंगा, भी हमारे ब्रजभूषण नाथ जी इस बात को समझ रहे थे और उन्होंने कहा भी था, विकास जी जिला प्रशासन स्तर पर ही तो वेरिफिकेशन होता है सत्यापन नर्सिंग कॉलेज का। आपके कलेक्टर, आपके एसडीएम, आपके पटवारी, आपके तहसीलदार क्यों फर्जी चीजों का सत्यापन कर रहे हैं? अभी विशाल जी ने कहा कि एक बिल्डिंग को बता दिया 3 मंजिल की, तो ये सत्यापन किसने किया जी? लेकिन उनका खुलासा तो आप कर ही सकते हैं अब अजय जी पूरी तरह से। एक खुलासा, एक प्रिंसिपल 5 कॉलेजों में है, 5 नर्सिंग कॉलेज में, उनके पास चॉपर है कि नहीं है, हेलीकॉप्टर है उनके पास? आदरणीय त्रिपाठी जी, खुलासे तो हो ही रहे। मुद्दा इस बात का है कि सरकार उन पर मुकदमे दर्ज करके जेल नहीं भेज रही। सरकार की मजबूरी है, छुट भई है राजनेताओं का, दलालों का और जो आईएएस है उनका, सत्ता वर्ग का, भाई साहब लोगों का पैसा लगा है जी। आप इनसे पूछिए, एक भी व्यक्ति को जेल भेजा हो तो बता दें। तो विकास जी शुरुआत कर दीजिए जेल भेजने के लिए। लेकिन ब्रजभूषण जी, जानकारी तो नहीं है कितनी कार्रवाई किस पे की गई, दंडात्मक कार्रवाई, लेकिन त्रिपाठी साहब मैं एक मिनट बात, एक सकारात्मक बात रखूं, बहुत छोटी सी बात, जिस कारण से देखिए तो किसी भी ढंग के अवैध नर्सिंग कॉलेजों या अन्य कॉलेजों क्यों पनपते हैं? क्या हमारे कुछ स्टूडेंट संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में पनपते हैं, ये मेरा परिणाम। अरे वो दलाली मिलती है, सुनिए तो, इसलिए पनपते हैं जी। भूषण जी सुनिए तो, ना भूषण जी केवल पॉलिटिकल मसला खड़ा नहीं, एक मिनट, मुझे सुना ही नहीं आपने पहले, मुझे तो सुन ली थी आप पहले। ना मैं आश्वासन भी नहीं दे रहा, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ। भूषण जी, आपका मेरा बच्चा है, कोई नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने गया, क्या हम नहीं टटोलेंगे कि वो ठीक है नहीं है? और एक बात बताइए, ऐसे फर्जी नर्सिंग कॉलेज मैडम बताएंगी क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? क्या हमारे छात्र, क्या उनके पालकगण क्या चाहते हैं कि बच्चा केवल एक डिग्री मात्र के लिए, कागजी डिग्री के लिए जाए, भले ही वो कभी कॉलेज जाए या नहीं जाए? एक इस पहलू को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर वो बघेल जी पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासन से अपील करते रहे, जानकारी मांगते रहे, उनको जानकारी तो मिली नहीं। क्या कर रहे हैं? वही की जानकारी उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। और हर कोई मध्य प्रदेश में जनता या कार्यकर्ता इतना सक्षम नहीं है कि न्यायालय बार बार चले जाए। भूषण जी तो है सक्षम, भूषण जी तो है सक्षम। तो भाई साहब, जहां मेरी क्षमता है वहां तक जाता भी हूं मैं, है लेकिन आप बचाने का प्रयास क्यों करते हो उनको? आप चोरों को बचाओगे नहीं कर रहा, तो मैं तो कह रहा हूं तो शुद्ध करना चाहते हैं। ये बोल दीजिए, आप शिकायत करिए ना, आप शिकायत करिए, गलत पाई गई तो आपने 93 लोग को मान्यता निरस्त कर दी, आपने दोषी मान लिया, निलंबित हुई है, तो निलंबित किया ना। आपने निलंबित इसलिए किया कि खामियां हैं, खामियां उजागर करिए और उनको निरस्त करिए। यकीनन उसी तरफ अग्रसर है। आप उनको बचाने के लिए 149 लोग को बचाने के लिए आया है। कौन बचाने के लिए आया है? हम तो कार्रवाई बघेल जी बताएंगे, बघेल जी आपको। चलिए बघेल जी से बात हो गई है। मैं तो यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर उन पे कार्रवाई की गई, निरस्त भी किया गया, तो उन स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा। रमा जी, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, आपके कॉलेज कुशाभाऊ ठाकरे में कितने कॉलेज हैं, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 680। उसमें SC ST के कितने होंगे? अब मैं एकदम टोटल काउंट करते नहीं, कितने परसेंट होंगे? हाँ, परसेंट होंगे, 50% होंगे, मोर देन 50% SC ST OBC। आपका कॉलेज सही होगा, लेकिन बहुत जगह सिर्फ है आपके नर्सिंग कॉलेजों में सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के बच्चे, जहां अनुदान जिनको मिल रहा है उन्हीं का नाम दर्शाया जा रहा है। ये विशाल जी, इस पे ध्यान दीजिएगा। अजय जी, आप बहुत से कॉलेज ऐसे हैं। पर सर आपके कॉलेज के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना ये है कि अगर सही में कोई कॉलेज चला रहा है, ईमानदारी से चला रहा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चला रहा है, हाँ ये ठीक है कि हमने वो दस्तावेज नहीं पहुंचाया इसीलिए क्योंकि हमको पता नहीं था, जैसे पता चला मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अजय जी को और विशाल जी को इंडिकेट कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जहां केवल रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, केवल वही स्टूडेंट है। ये आप दोनों लोगों के लिए मैं आगाह कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है। आपकी गंभीर जानकारी है और इस पे निश्चित तौर पर विशाल जी भी ध्यान देंगे और हम लोग भी देखेंगे इसको। जी
सर मैंने ध्यान दिया 110 करीब कॉलेज है जो पूर्णतः छात्रवृत्ति पर आश्रित है, और इसमें ट्राइबल एरिया के 55 कॉलेज है और शहरी क्षेत्र से किनारे से लगे हुए 50 कॉलेज करीब है। 110 करीब कॉलेज है जो छात्रवृत्ति पर निर्भर है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया, आपकी आवाज लौट के आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, ब्रिजभूषण जी आपका, अजय जी आपका, विशाल जी आपका, रमा जी आपका और श्रीवास्तव जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। तो ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है। इसके पहले भी बड़ी संख्या में कॉलेजों पर गाज गिरी है। इसका मतलब है कि सूबे में शिक्षा माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, जो साठ गांठ कर नियम विरुद्ध संस्थान खोल देते हैं। लेकिन जब जांच होती है तो आंच फर्जीवाड़ा कर खोले गए संस्थानों पर आती है, मगर साथ ही लपेटे में वो कॉलेज भी आ जाते हैं जो पूरे मापदंडों के साथ चल रहे होते हैं। वैसे नर्सिंग कॉलेजों को नियम विरुद्ध मान्यता की रेवड़ी हर साल बांटी जाती है और जब शिकायत होती है तो हो हल्ला मचता है। सरकार एक्शन मोड में आती है, लेकिन इसके बाद कहानी फिर वही ढाक के तीन पात। खैर, अब देखना यह है कि उन छात्रों के भविष्य का क्या होता है जो फिलहाल अधर में। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।